गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम भारत के संविधान में? भारत के संविधान में हम पढ़ रहे थे राज्यसभा। क्या पढ़ रहे थे? राज्यसभा पढ़ रहे थे, है ना। संसद का जो अपर जो हाउस होता है आपका राज्यसभा, हम वो पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा आपके लिए 5 मिनट रिवीजन के रूप में देखेंगे बेटा। ठीक है, कल जो पढ़ाया था वो 5-10 मिनट रिवीजन देखेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 के अनुसार बेटा संसद के बारे में बताया था कि संसद क्या होती है ना। अनुच्छेद 79 या 79 में जो है संसद के बारे में बताया है ना। अनुच्छेद 79 क्या बोलता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यसभा राज्यसभा और लोकसभा, है ना, लोकसभा, है ना, ये मिलकर जो है ना क्या कहलाती है बेटा? संसद कहलाती है। क्या कहलाती है? संसद। अनुच्छेद जो है ना आपका 79 क्या बोलता है आर्टिकल कि संसद क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है ना। राज्यसभा एक क्या है बेटा? सदन है, मैंने बताया था आपको, और लोकसभा भी क्या है? एक सदन है। ठीक है ना, क्लियर है। तो लोकसभा भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में इसी में दे देता हूं मैं। ये निम्न सदन होता है आपका। क्या होता है? निम्न सदन होता है ये आपका सबसे पहला। और ये होता है अस्थायी सदस्य। क्या होता है? अस्थायी सदस्य होता है। ठीक है ना, क्लियर है। इसमें वर्तमान में 543 सदस्य हैं। कितने हैं? 543 सदस्य हैं। अब इसकी पूरी जानकारी हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए राज्यसभा हमने पढ़ा, है ना। राज्यसभा में स्टार्ट कर दिया हमने। राज्यसभा में मैंने बताया था आपके लिए कि स्थायी सदन होता है ना। स्थायी सदन होता है। पहली बात तो ये कभी भंग नहीं होता है ना, ये कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है उच्च सदन। क्या बोलते हैं बेटा? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है ना, उच्च सदन बोलते हैं। और इसका एक और नाम है बेटा राज्यों की परिषद। क्या बोलते हैं? राज्यों की परिषद भी एक इसका नाम है ना। क्लियर है, कभी राज्यसभा ना आकर क्या बोल देगा? राज्यों की परिषद। ये उच्च सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है ना। जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून या अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो भारत की जो पहली जो बेटा राज्यसभा गठन किया गया था पहली बार, वो कब किया गया था? वो किया गया था 3 अप्रैल। कब किया गया था? 3 अप्रैल को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, 3 अप्रैल 1952 को, है ना, राज्यसभा का गठन किया गया था पहली बार, है ना। पहली बार जब भारत देश आजाद हुआ, संविधान जो है आपका संविधान लागू हुआ, उसके बाद 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और पहली बैठक हुई थी बेटा 13 मई को। कब हुई थी? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, है ना। पहली बैठक हुई थी इसकी बेटा राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, ये हमने आपके लिए कल बता दिया था, है ना। इसके आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्यसभा में बेटा ध्यान रखना, राज्यसभा जो आपका है, राज्यसभा जो है आपका, इसकी संरचना, है ना। संरचना मतलब इसका गठन कैसे किया जाता है, संरचना, इसका जो वर्णन दिया है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। इसमें दिया है अनुच्छेद 80 में जो है ना आपका, इसका दिया है बेटा राज्यसभा का, इसका राज्यसभा का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 80 में। ये मैंने बता दिया कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होगी, ऐसी जो है आपका इसमें दिया है अनुच्छेद 80 में दिया है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपके लिए। साथ में ही मैंने आपके लिए बताया था कि अनुच्छेद जो आपका 80 का 2 है ना, 80 का 2 जो है आपका, वो ये बोलता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, है ना, किस किस क्षेत्र से कितनी सीटें होंगी, है ना, ये निर्धारण करता है 80 का 2। क्या करता है अनुच्छेद 80 का 2? राज्यों की सीटों का, इसकी बेटा राज्यों की सीटों का, है ना, और साथ साथ में यूटी के सीटों का, है ना। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो सीटों का प्रावधान है इसमें ना, प्रावधान है, ध्यान रखना। प्रावधान है मतलब किस राज्य से कितनी सीटें होंगी और किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, है ना। और क्लियर है, ये मतलब बताया गया है। तो राज्यों की बात करेंगे तो बेटा राज्य तो आपके कितने 28 हैं। सबकी याद नहीं करना है आपके लिए, आपको टॉप जो आपके हैं 5 को याद कर ही लेना है, या 4 कर लेना। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं बेटा 31। राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र,
सेकंड नंबर पे किसकी है बेटा, महाराष्ट्र की है 19 सीटें। कितनी सीटें बेटा, 19 सीटें आपकी महाराष्ट्र की हैं। फिर आपकी आती है तमिलनाडु की, किसकी आती है, तमिलनाडु की सीटें आती हैं, तमिलनाडु की सीटें आती हैं 18। ये टॉप 3 आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है ना टॉप सबसे ज्यादा सीटें जो है ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, महाराष्ट्र की सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। इसके बाद बेटा बिहार की आती है, किसकी आती है, बिहार की आती है। बिहार की आपके 16 है और 16 ही पश्चिम बंगाल की है, ये भी ध्यान रखना। इसकी है पश्चिम बंगाल की भी 16 ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे टॉप जो आपकी है वो आपको याद रखना है। ये सब प्रावधान जो है ना बेटा अनुच्छेद 2 के अनुसार है, ध्यान रखना। और यदि हम अनुसूची की बात करेंगे बेटा तो अनुसूची 4 में है ना, अनुसूची 4 में जो है ना राज्यसभा में किस राज्यों से या कैसा प्रदेश से कितनी सीटें रहेंगी, ये प्रावधान अनुसूची 4 में है। और अनुच्छेद 80 के 2 में बोला गया है कि राज्यों और यूपी से जो है ना कितनी सीटों का प्रावधान है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 80 की 2 में दिया है। अनुच्छेद 80 का 2 और अनुसूची 4 में दिया गया है, ठीक है ना। वही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कितने निवासी हैं बेटा, तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में आपकी 11 है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 11 सीटें राज्यसभा की हैं। वही हम बात करें 11 सीटें गुजरात की भी है, ध्यान रखना। गुजरात और आंध्र प्रदेश की भी 11-11 ही है, आपको ध्यान रखना है कि 11 है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ये मतलब बड़े राज्य हैं या हमें टॉप 4 की याद रखना है। अब मध्य प्रदेश के निवासी 11 आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब 11 की जो है ना सेम है, तो मैंने आपको ये दोनों बता दी है, बाकी इतना याद नहीं रखना है, मध्य प्रदेश की याद रखना है टॉप, है ना। यूटी की बात करेंगे बेटा तो जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा है, कितनी, जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा है 4 सीटें, है ना। और दिल्ली की जो है ना आपकी, दिल्ली की 3 सीटें हैं। और पुडुचेरी की जो है, पुडुचेरी की आपकी कितनी है बेटा, पुडुचेरी की है आपकी 1 सीट। तो इस प्रकार से जो आपका है, इस प्रकार से पूरी सीटों का वर्णन जो है ना अनुच्छेद 80 के 2 में दिया गया है ना, अनुच्छेद 80 के 2 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये इसकी क्लियर हुआ है आपका, है ना। वही हम बात करेंगे 80 के 3 की बात करेंगे, बात करेंगे 80 के 3, अनुच्छेद 80 के 3 की बात करेंगे। तो 80 के 3 में ये दिया गया बेटा जो आपकी टोटल आपकी सदस्य संख्या है राज्यसभा में, उनमें से जो 12 सदस्य होते हैं, कितने, 12 सदस्य जो होते हैं ना, उनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना, उनको मनोनीत मनोनीत करने का अधिकार किसको है बेटा, इसको है राष्ट्रपति को है ना, राष्ट्रपति पे ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति मनोनीत करके डायरेक्ट राज्यसभा में भेजता है ना। लेकिन उनको मनोनीत करने का एक जो है ना बेटा क्या होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है ना। तो उसमें क्षेत्र दिए हैं बेटा कला, है ना, साहित्य, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या समाज सेवा में ना, समाज सेवा में वो व्यक्ति दक्ष होना चाहिए, विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाला होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ मैं ख्याति व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति उन व्यक्तियों में से किसी को भी नाम, 12 लोगों को नाम नाम करके, नामित करके वो राज्यसभा में भेज सकता है। ये अनुच्छेद 80 के 3 में दिया है, राष्ट्रपति का अधिकार है ये, है ना। राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 सदस्य, लेकिन उनका एक ही का वो है कला, कला मतलब होता है बेटा सिंगर हो गया आपका, खिलाड़ी हो गया कोई भी, है ना, किसी भी खेल का, है ना, ऐसा नहीं कि क्रिकेट ही हो, किसी भी खेल का, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, है ना, या कलाकार हो, अभिनेता हो, है ना, या फिर आपका डांसर हो, है ना, या आपका सिंगर हो, मतलब एक कला जिसके पास कलाकार हो ना वो व्यक्ति हो, या साहित्य में व्यक्ति हो, साहित्यकार हो, विज्ञान में तीनों शाखाएं आपकी है, तीनों चारों शाखाएं जो भी आपकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी जो भी आपकी हैं, उनमें कोई दक्ष व्यक्ति हो, या आपका समाज सेवक व्यक्ति हो, उनमें से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना करके भारत सरकार को भेज सकता है राज्यसभा में। ये 80 के 3 में है, ठीक ना। और 80 के 4 की बात करेंगे बेटा, तो 80 के 4 की बात करेंगे तो 80 के 4 की बात करेंगे तो 80 के 4 में क्या है, 80 के 4 में जो आपका है वो प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा ना, मतलब चुनाव प्रक्रिया बताई गई है ना, चुनाव प्रक्रिया बताई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव प्रक्रिया क्या है बेटा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, क्या है बेटा, एकल एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। ये पद्धति मैंने आपको कल की क्लास में अच्छी तरीके बताई थी, और वो क्लास आपकी यूट्यूब में भी अपलोड कर दी मैंने, यदि आपने कल क्लास नहीं ली है तो वहां जाकर देख सकते हो। तो 80 के 4 में जो आपका है वो चुनाव प्रक्रिया, जो सदस्य चुने जाएंगे वो किस प्रकार से चुने जाएंगे, ये आपका वर्णन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने बताया था आपको कार्यकाल, क्या बताया था? अनुच्छेद अनुच्छेद 83 जो आपका है, अनुच्छेद 83 83 है, उसमें जो कार्यकाल है ना उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, है ना? तो सदस्य का कार्यकाल कितना होगा बेटा? सदस्य का कार्यकाल जो होगा आपका वो होगा 6 वर्ष का। ध्यान रखना, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन, है ना, लेकिन ध्यान रखना है आपको, उन सदस्यों में से हर 2 साल में क्या होगा बेटा? हर 2 साल में 2 तिहाई बहुमत, कितने बेटा? 2 तिहाई, कितने? 2 तिहाई, 1 तिहाई, सॉरी, ना, कितना? 1 तिहाई, 1 तिहाई सदस्य जो होंगे आपके बेटा वो क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। क्या होंगे? सेवा सेवानिवृत्त होंगे, मतलब रिटायर होंगे, और फिर 1 तिहाई लोगों का चुनाव किया जाएगा। ऐसे करके मतलब जो है वो स्थायी है, मतलब राज्यसभा जो है स्थायी है, वो कभी भी इनकी सदस्य जो है ना खाली एकदम नहीं होते। लोकसभा की तरह की एकदम चुनाव करवा लिया 5 साल में और पूरा लोकसभा एकदम भंग हो जाता है, फिर डबल से चुनाव होता है, मतलब डबल से उसको मतलब करता है, ऐसा नहीं है। मतलब हर 2 साल में यहाँ पर चुनाव होते हैं, हर 2 साल में चुनाव होते हैं 1 तिहाई सदस्यों के, और 1 तिहाई सदस्य वहां से रिटायर हो जाते हैं और 1 तिहाई सदस्यों को डबल से चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से ये कभी भी इसके सदस्य खत्म नहीं होते हैं, लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि कोई व्यक्ति 6 वर्ष से पहले उसने त्यागपत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए फिर क्या है बेटा? उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है। उपचुनाव में जो बचा हुआ कार्यकाल होता है उसी के लिए उपचुनाव कराया जाता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि वो जो उपचुनाव करवाए वो 6 साल कार्यकाल रहेगा, ऐसा नहीं है, है ना? जो बचा हुआ कार्यकाल है, शेष कार्यकाल है, उसके लिए होगा ना। मतलब किसी व्यक्ति ने 2 साल तक काम किया, उसकी मृत्यु हुई, त्यागपत्र दे दिया, बचे हुए 4 साल के लिए ही उपचुनाव करवाया जाता है, पूरे 6 साल के लिए नहीं करवाया जाता। ठीक है, वही हम बात करेंगे। मैंने बताया था आपके लिए कि राज्यसभा में कुल सीटें 245 हैं, ध्यान रखना वर्तमान में, है ना? लेकिन संविधान में ये बोला गया है कि कुल सीटें जो है राज्यसभा में 250 हो सकती है, लेकिन अभी है नहीं, ठीक है ना? तो अभी जो है ना आपकी कितनी है बेटा? 245 है, जिनमें से आपकी 225 जो सीटें हैं, 225 जो है ना बेटा राज्यों से निर्वाचित होती है। कहाँ से होती है? राज्यों से निर्वाचित होंगी, आपकी निर्वाचित होंगी, और 8 सीटें जो है आपकी वो आपकी यूपी से निर्वाचित होंगी। कहाँ से होंगी? यूपी से निर्वाचित। तो इस प्रकार से जो आपको बोल सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 233 सीटें निर्वाचित हैं, 233 सीटें क्या है? निर्वाचित हैं, और बाकी जो बची 12 हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपकी कुल सीटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना? वहीं हम बात करेंगे बेटा अनुच्छेद 84 के अनुसार, अनुच्छेद 84 के अनुसार बात करेंगे। तो अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 या 84, क्या बोल सकते हैं बेटा? 84, है ना? अनुच्छेद 84 या 84 में है आपका, है ना, राज्यसभा में सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? क्या है? योग्यताएं क्या होनी चाहिए, है ना? सबसे पहला आपकी योग्यता है बेटा, ध्यान रखना, कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? सबसे पहली बात क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े, लोकसभा के लिए लड़े, राज्यसभा के लिए लड़े, राष्ट्रपति के लिए लड़े, कोई भी पद हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो, उसके लिए सबसे पहले कंडीशन होती है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कंडीशन सबको पता होनी चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर, है ना? दूसरी बात क्या है? वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग खिसका नहीं होना चाहिए, है ना? किसका दिमाग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो दिवालिया नहीं होनी चाहिए। दिवालिया मतलब ऐसा कि जैसे विजय माल्या का बारे में सुना होगा आपने। दिवालिया मतलब कोई भी व्यक्ति बैंक से इतना सारा कर्ज ले ले, कर्ज लेने के बाद वो उसको नहीं चुका पाए, उसकी संपत्ति जो है ना पूरी जो है ना उसमें जब्त कर ली जाए, उसके पास कुछ ना हो देने के लिए, है ना? मतलब बैंक का कर्ज बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अपनी संपत्ति से ज्यादा बैंक का कर्जा नहीं होना चाहिए, दिवालिया कहलाता है वो। दिवालिया नागरिकता, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है बेटा 30 वर्ष आयु कर चुका हो, है ना? 30 वर्ष आयु पूरी हो, आयु पूरी कर चुका हो, है ना? लोग राज्यसभा का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। इस प्रकार से आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकार से ये आपकी योग्यताएं हो गई। क्या हो गई बेटा? राज्यसभा में योग्यताएं हो गई, ये आपको ध्यान रखना है ना। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, मंत्री परिषद जो होता है, क्या होता है? मंत्री परिषद जो होता है वो राज्यसभा के प्रति ना, मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, उत्तरदायी
नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। मतलब कोई भी राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद से कोई भी क्वेश्चन करता है तो मंत्रिपरिषद के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको उसका आंसर दे या ना दे, है ना। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि उसको उत्तर देना ही पड़े। लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री। लोकसभा के सदस्य जो भी कुछ पूछेंगे वो उनको उत्तर देना पड़ेगा संतोषजनक। लेकिन राज्यसभा का कोई भी सदस्य यदि मंत्रिपरिषद से अपना कोई क्वेश्चन करता है तो मंत्रिपरिषद उस पर मतलब जो है ना उत्तर दे या न दे वो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसको उत्तर देना ही पड़ेगा संतोष। क्लियर है? इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी कल तक की क्लास जो है ना बेटा पूरी हुई थी। अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। आगे क्या है आपका, देखिएगा आगे आपका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे है आपका अनुच्छेद 89। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना। अब ये आपकी क्लास आगे चल रही है, ठीक है ना, कल से आगे चल रही है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 89 क्या है, अनुच्छेद 89 में क्या दिया है ये आपको ध्यान रखना है ना। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा जो है आपका उसके सभापति एवं उपसभापति का, है ना, उपसभापति का क्या है बेटा वर्णन दिया है। सभापति और सभापति कौन होंगे, है ना। मतलब क्या दिया बेटा, सभापति और सभापति का वर्णन दिया है अनुच्छेद 89, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 89 के अनुसार। वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या बोला है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, है ना। बस आपका वर्डिंग चेंजिंग है। अनुच्छेद 74 में बोला, 64 पर यह बोला है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, है ना। अनुच्छेद 89 में बोला है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। क्लियर है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, 89 ये बोलता है। और 64 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है, इस प्रकार से ना। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक व्यक्ति को सभापति चुनती है ना। मतलब सभापति मतलब निश्चित है। सभापति क्या है बेटा, निश्चित है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, ये निश्चित है, ठीक है। लेकिन उप सभापति जो है ना, राज्यसभा खुद अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुन लेती है ना। राज्यसभा खुद में से अपने में से एक व्यक्ति को अपना उप सभापति चुन लेती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका है बेटा अनुच्छेद क्या है आपका 90। अनुच्छेद 90 क्या बोलता है ना। अनुच्छेद 90 क्या बोलता है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपके लिए, उपसभापति जो है ना आपका वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया यदि संसद में है ना, तो वो यदि उपराष्ट्रपति हट जाता है तो सभापति भी हट जाएगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि देखो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है बेटा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है ना, ध्यान रखना। राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है ना। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यदि और उपराष्ट्रपति को यदि हटाने की प्रक्रिया संसद में है तो बेटा जब उपराष्ट्रपति के पद से वो हटेगा, सिंपल सी बात है, वो राज्यसभा के सभापति से भी हटेगा, नहीं हटेगा। तो ये मैंने आपके लिए उपराष्ट्रपति में पढ़ा दिया। क्लियर है? क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए आप उपराष्ट्रपति की क्लास नहीं ली आपने, यूट्यूब पर जाइए, उपराष्ट्रपति मैंने सब बता दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है ना। संसद ही उसको चुनती है और संसद ही उसको हटाती है ना। लेकिन पहला कार्य राज्यसभा का ही होता है कि राज्यसभा एक 14 दिन पहले उसको सूचना देता है और सूचना देने के बाद उस पर एक जो है ना विधेयक पारित करता है, बिल पारित करता है। पारित करने के बाद वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा की जो है ना सहमति दी जाती है और उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है ना। और उपराष्ट्रपति के पद से यदि वो हटेगा तो राज्यसभा के पद से भी हट जाएगा सभापति के रूप में। लेकिन अनुच्छेद 90 जो है आपका वो स्पेशल उप सभापति के लिए, ध्यान इसके लिए है उप सभापति, इसका राज्यसभा का उप सभापति के लिए है स्पेशल 90। क्लियर है? ये तो उप सभापति को पद से हटाना, पदरिक्त होना ना, कैसे पदरिक्त करेगा वो। दूसरा पद त्यागना, किस प्रकार से पद त्याग सकता है, या उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है ना। यदि राज्यसभा ने अपने किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुन लिया,
है ना। तो उस रिक्ति ना, वो रिक्ति कैसे क्या होगी, है ना, और पद का त्याग कैसे होगा, और साथ साथ में यदि उसको खुद मतलब राजसभा के द्वारा हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, ठीक है ना। ये प्रक्रिया अनुच्छेद 90 में दी गई है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो उसे पद से हटना पड़ेगा, मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है, समझना ध्यान को। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो उसको अपना पद, उपसभापति के रूप में जो पद था उसको अपने पद से हटना पड़ेगा, उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। उपसभापति तब तक ही वो रहेगा जब तक वो राज्यसभा का सदस्य है। जिस दिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा उसे उपसभापति के पद से भी अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। समझ में नहीं है बेटा, उपसभापति यदि जब तक राज्यसभा का सदस्य है तब तक ही उपसभापति के पद पर रहेगा, राज्यसभा सदस्य नहीं होगा तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा है ना, दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को बताकर वो अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। अब उपराष्ट्रपति कौन होता है, वो होता है बेटा राज्यसभा का सभापति होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, सभापति होता है, आपको ध्यान रखना है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति कौन होता है, सभापति होता है राज्यसभा का। तो मतलब मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, सभापति को बताकर या संबोधित करके अपने पद से खुद से ही अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति से बोलेगा कि साहब मैं उप सभापति के रूप में काम नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। उप सभापति की का पद है ना कि वो राज्यसभा का पद त्याग रहा है ना। राज्यसभा का पद नहीं त्यागेगा, वो उप सभापति का पद त्याग सकता है खुद के स्वयं इच्छा से। पहली कंडीशन क्या हो गई अनुच्छेद 90 के अनुसार, उप सभापति जो है आपका, उप सभापति अपने मन से त्याग पत्र दे सकता है, अपनी खुशी से, अपने जो भी उसका XYZ एक्सक्यूज होगा खुद से अपना त्याग पत्र दे सकता है। बस शर्त ये है कि उसको उपराष्ट्रपति मतलब राज्यसभा के सभापति को संबोधित करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और बोलकर वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो उसको उप सभापति के रूप में भी काम नहीं करना, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा उप सभापति के रूप का, है ना। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, राज्यसभा के द्वारा उसको हटाया जा सकता है जबरदस्ती, ऐसे बोलते ना महाभियोग प्रक्रिया, वैसे ही उप सभापति को हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में दी गई है अनुच्छेद 90 में, है ना। पहले तो वो खुद से अपने मन से त्याग पत्र दे सकता है, यदि राज्यसभा सदस्य नहीं है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा मजबूरी में। तीसरा, यदि वो खुद से मन से भी त्याग पत्र नहीं दे रहा है और वो राज्यसभा सदस्य भी है लेकिन उसको राज्यसभा के द्वारा हटाया जा रहा है, तो कैसे कि हटाया जाएगा बेटा, सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जा सकता है राज्यसभा के ना। राज्यसभा के सदस्य जो है ना, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं बेटा, वो एक बहुमत के द्वारा पारित करके संकल्प लेके उसको हटाया जा सकता है, लेकिन संकल्प जब उसका तब चलेगा जब उसको 14 दिन पहले खबर दी जाएगी कि आप पर जो है ना हटाने का संकल्प हमने ले रहे हैं। अनुच्छेद 90 के अनुसार उसको हटाया जा सकता है, उप सभापति को, राज्यसभा के उप सभापति को हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित करके, लेकिन संकल्प पारित करने से पहले उसको 14 दिन पहले खबर दी जाएगी कि भैया आपको उप सभापति के पद से हटाने का संकल्प हम ले रहे हैं, आपको हटाया जाएगा, ठीक है। ऐसा उसको सूचना देनी पड़ेगी, है ना। ध्यान रखना बेटा, राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है उसमें भी 14 दिन पहले खबर दी जाती है। उपराष्ट्रपति को यदि हटाने की प्रक्रिया चालू होगी तो भी उसको 14 दिन पहले खबर दी जाएगी, और राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो भी 14 दिन पहले ही खबर दी जाती है। मतलब आपको 14 याद रखना है, 14 दिन पहले खबर दी जाती है ना, 14 दिन पहले खबर दी जाती है किसको, जिसको हटाना है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, तो चाहे वो राज्यसभा का उप सभापति हो, है ना। किसी को भी हटाने की प्रक्रिया एग्जाम में आए तो 14 दिन को याद रखना आपको, ना याद रखना है, 14 दिन को याद रखना है कि 14 दिन पहले उनको खबर दी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे आगे बेटा अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 92 क्या बोलता है, जब सभापति को या उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन है, मतलब विचार पर रखा हुआ है, उस समय वे अपने पीठासीन, अपने जो है पीठासीन नहीं मतलब बैठेंगे नहीं, है ना, अपने उस पर पद पर नहीं बैठेंगे, सभापति के रूप में और उप सभापति के रूप में नहीं बैठेंगे राज्यसभा में।
पीठासीन नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब भी सभापति और उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया है ना विचाराधीन है या विचार पर रखी हुई है, उस समय वो पीठासीन नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 91 और देख लो बेटा आप, अनुच्छेद 91 और देख लीजिए आप। अनुच्छेद 91 क्या बोलता है, जब उप सभापति पद पर नहीं है ना, मतलब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है ना, सभापति का जो पद है वो खाली है। पद क्या है बेटा, खाली है। उस समय जो है ना सभापति के रूप में काम कौन करेगा, सभापति के रूप में काम करेगा उप सभापति। सभापति के रूप में काम कौन करेगा बेटा, काम करेगा उप सभापति। कौन करेगा, उप सभापति। ध्यान रखना, जब भी हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का पद खाली है ना, तो राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का पद खाली है मतलब राज्यसभा का सभापति का भी पद खाली है ना। ध्यान रखना बेटा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली है मतलब राज्यसभा के सभापति का पद भी खाली है ना। और उस समय जब पद खाली है, उस समय जो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा, मतलब सभापति का काम कौन करेगा, वो करेगा आपका उप सभापति करेगा। किसका, राज्यसभा का। क्लियर है। 2 कदम पीछे क्या हटे, 2 कदम पीछे क्या हटे, आप लोगों ने तो कायर समझ लिया। अरे क्यों बोलते हो, शेर 2 कदम जब पीछे हटता है तो लंबी छलांग को लगाने के लिए हटता है, ना कि वो डर जाता है। 2 कदम पीछे क्या हटे, लोगों ने तो कायर ही समझ लिया। 2 कदम पीछे क्या हटे, लोगों ने तो कायर ही समझ लिया। अरे भूलते क्यों हो, जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो डरता नहीं है, लंबी छलांग मारने की कोशिश में होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब आज की क्लास में आपकी जो राज्यसभा की जो बातें थी वो इतनी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए जय श्री राम।